नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद अरुण प्रजापति में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज का जो विषय हम ले रहे हैं वो हमने लिया है साइंस। साइंस से रिलेटेड हम क्वेश्चंस आज करने वाले हैं और ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे वो हमारे आने वाले सभी वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, जो कि जिनके अंदर जीएस का वेटेज रहता है और जहां पर जो है साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलेबस आपको सारे पता होंगे, आप उसमें समझ सकते हैं अपने हिसाब से कि आपके एग्जाम के लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं साइंस के क्वेश्चंस। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने लिया है वो हमने लिया है, क्या ग्लूकोज और अल्कोहल विद्युत का चालन करते हैं? तो देखते हैं, ग्लूकोज और अल्कोहल ये विद्युत का चालन करते हैं। विद्युत का चालन करते हैं यानी कि इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है या नहीं होता है। तो हमारा जवाब होगा इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है। चलिए, आज का हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो इस तरह से है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक प्रति अम्ल का नाम बताइए। प्रति अम्ल, तो प्रति अम्ल का नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पहले ये समझ लेते हैं कि प्रति अम्ल क्या होता है। प्रति अम्ल मतलब अम्ल का जस्ट अपोजिट कह लीजिए, या ये कह लीजिए जो अम्ल को अपोजिट कर दे, यानी कि किसी भी चीज की अम्लीयता को कम कर दे। तो उसमें प्रति अम्ल का जो हमारा आंसर होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। इसका सूत्र आप लिख सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या काम करता है? किसी भी चीज की अम्लता को कम कर देता है, हाइड्रोक्साइड। और जैसा कि हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षार है, तो क्षार जो होते हैं वो अम्ल की अम्लीयता को कम कर देते हैं। अम्ल किसको कहेंगे? अम्ल कहेंगे किसी भी तत्व का जिसका पीएच जो होगा वो लेस देन 7 होगा, यानी कि 7 से कम होगा, उसको हम अम्ल कहेंगे। और अगर 7 से पीएच प्लस होगा तो उसको हम कहेंगे क्षार। और अगर किसी तत्व का पीएच 7 है तो उसको हम कहेंगे लवण। चलिए इसी के साथ हमारे अगले क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हम लगभग एक ही वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। जिंक के अयस्क का नाम बताइए। तो जिंक के अयस्क का नाम क्या है? जिंक के अयस्क का नाम ZnS लिखेंगे, जिसे हम कहते हैं जिंक इसको कहेंगे जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड जिंक का अयस्क है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उस अभिकर्मक का नाम बताइए जो सोना और प्लेटिनम को भी घोल सकता है, यानी कि जिसका उपयोग सुनार करते हैं। सोना व प्लेटिनम को घोलने वाला अभिकर्मक, घोलने वाला अभिकर्मक है अम्लराज। क्या नाम है उसका? अम्लराज। इसमें HCl और HNO3 को मिलाया जाता है, जिसमें HCl जो होता है ये भी सांद्र अवस्था में होता है और HNO3 ये भी सांद्र अवस्था में होता है, यानी कि दोनों ही सांद्र अवस्था में मिलाए जाते हैं HCl और HNO3, जिससे मिलकर क्या बनता है? अम्लराज बनता है। एक अधातु का नाम बताइए और एक धातु का नाम बताइए जो कक्ष ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। यानी कि एक अधातु का नाम, अधातु
कि अगर हम बात करें तो वो है ब्रोमीन, और अगर धातु की बात करें तो वो है मरकरी। मरकरी यानी कि पारा, Br2 इसका फॉर्मूला होता है, और मरकरी का फॉर्मूला होता है Hg। ये जो होती हैं कक्ष ताप पर द्रव अवस्था में रहती हैं, यानी कि लिक्विड फॉर्म में रहती हैं। कट गया? कितना कट रहा है देखें एक बार। नीचे को कट जा रहा है यार ये, तो ऊपर लिख लेते हैं इसको, ये वाले को, इसके नीचे जाना नहीं है अब, इसके नीचे नहीं जाएंगे, तो इधर लिख लेते हैं। धातु जो द्रव अवस्था में रहती है कक्ष ताप पर, ब्रोमीन, फॉर्मूला होगा Br2, अधातु सॉरी, और एक धातु जो द्रव अवस्था में रहती है वो रहेगी आपकी मरकरी यानी कि Hg, जिसको हम पारा कहते हैं। तो ये कक्ष ताप पर दोनों धातु और अधातु हो गई हमारी, ये द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। ब्रोमीन अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, और मरकरी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है कक्ष ताप पर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है? किस रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है? तो नीले रंग का प्रकीर्णन वायुमंडल के अंदर सर्वाधिक होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितने कूलाम आवेश होता है? तो ये होता है 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कॉलम्ब, या कूलाम कह लीजिए। इतने कूलाम आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। विद्युत इस्त्री यानी कि जो इलेक्ट्रिक प्रेस होती है, उसके अंदर जो धातु लगी होती है, जिसका तंतु बना होता है, या टोस्टर कह लीजिए उसको, वो तंतु किस मिश्र धातु का होता है? वो होता है नाइक्रोम का। नाइक्रोम धातु का होता है तंतु उस प्रेस के अंदर, जो एलिमेंट लगा होता है जिसकी वजह से प्रेस गर्म होती है, वो होता है नाइक्रोम मिश्र धातु का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अनुवांशिकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का जन्मदाता कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। इन्होंने अपने सभी प्रयोग मटर के पौधे पर करे थे। अगला हम देख लेते हैं, लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र क्या होता है? तो ये अपवर्तन का सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहां पर f क्या है? फोकस दूरी है, u क्या है? वस्तु की दूरी है, और v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। अगला हमारा प्रश्न हो जाता है, किन्हीं दो जल परागित पुष्पों के नाम बताइए। जल परागित पुष्पों के नाम बताइए। तो जो जल परागित पुष्प हैं उसके नाम हैं वेलिसेरिया और हाइड्रिला। वेलिसेरिया
व हाइड्रला, ये दो पुष्प हैं जो जल परागित पुष्प हैं, जिसमें जो परागण की क्रिया होती है वो जल के द्वारा होती है, जिसमें परागण की क्रिया जल के द्वारा होती है। तो ऐसे दो पुष्प हैं, वेलेस्टेरिया और हाइड्रला। चलिए इसके बाद अगले प्रश्नों को देख लेते हैं। सेल्विया में परागण किस माध्यम से होता है? सेल्विया में जो परागण होता है, परागण की क्रिया होती है, वो कीटों के माध्यम से होती है। सेल्विया में जो परागण होता है वो कीटों के माध्यम से होता है। लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस की क्षमता, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है डायप्टर, जिसे डी से प्रदर्शित किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है? उसका आवर्धन होता है +1। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर बनता है। कहां पर बनता है? दृष्टिपटल पर बनता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मेड्यूला ऑब्लांगेटा, मेड्यूला ऑब्लांगेटा, मेड्यूला ऑब्लांगेटा का कार्य क्या है? तो मेड्यूला ऑब्लांगेटा का कार्य है अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखना। अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखना। मेड्यूला ऑब्लांगेटा का कार्य है अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पित्त रस का निर्माण कहां पर होता है? पित्त रस का निर्माण कहां पर होता है? तो पित्त रस का निर्माण होता है यकृत के अंदर। मनुष्य की सामान्य श्वास दर क्या होती है? श्वास दर होती है 15 से 18 बार प्रति मिनट। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है? सबसे ज्यादा उत्सर्जन मनुष्य के अंदर यूरिया का होता है। मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यूरिया है। आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल लगभग 20 दिन होता है। 20 दिन लगभग, अप्रॉक्स 20 दिन लगभग आरबीसी का जीवन काल होता है। स्वाद इंद्रियां कहां पर स्थित होती हैं? स्वाद की इंद्रियां जो होती हैं वो जीभ पर विकसित होती हैं। कहां पर होती हैं? जीभ पर होती हैं। अगले प्रश्नों को देख लेते हैं। अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था जॉन न्यूलैंड ने। जॉन न्यूलैंड, जॉन न्यूलैंड का अष्टक नियम। मेथनॉल का सूत्र बताइए। मेथनॉल, मेथनॉल का सूत्र है
3OH। अच्छा, एथेनॉल का सूत्र बताइए। एथेनॉल का सूत्र है C2H5OH। एक बताना है कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसा अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल तनु अम्ल है, मतलब दुर्बल है कि प्रबल अम्ल है। तो ये दुर्बल अम्ल है, यानी कि इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी पकड़ नहीं होती है, या ये कह लीजिए इसका पीएच उतना कम नहीं होता है, 7 से थोड़ा बहुत ही कम रहता है, तो दुर्बल अम्ल कहा जाता है, प्रबल अम्ल इसको नहीं कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिवर्ती क्रियाओं में कौन सी तंत्रिकाएं भाग लेती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं में, प्रतिवर्ती क्रियाओं में कौन सी तंत्रिकाएं भाग लेती हैं। प्रतिवर्ती तंत्रिकाओं में रीढ़ रज्जु की तंत्रिकाएं भाग लेती हैं। कौन सी तंत्रिकाएं भाग लेती हैं? रीढ़ रज्जु की तंत्रिकाएं भाग लेती हैं। रीढ़ रज्जु तंत्रिकाएं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? धारा का मात्रक एम्पियर होता है। सामान्य प्रश्न है। 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ये साइन होता है ओम का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सौर भट्टी का तापमान कितना होता है? सौर भट्टी का जो तापमान होता है लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। अर्धचालक कौन कौन से होते हैं? अर्धचालकों के नाम बताइए। सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम। सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम, ये तीनों अर्धचालक हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम, ये क्या हैं? तीनों अर्धचालक हैं। अगला देखते हैं। दलहनी जो फसलें होती हैं, उन फसलों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम, लेग्यूमिनोसेरम। राइजोबियम, लेग्यूमिनोसेरम, इस नाम का जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हेल्प करता है। क्योंकि जितनी भी दाल वाली फसलें होती हैं उनकी जड़ों में नाइट्रोजन आसानी से इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि उनकी जड़ में राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम नाम का एक जीवाणु पाया जाता है। अगला देख लेते हैं। जीवाश्म ईंधन के 2 उदाहरण बताइए। जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन के जो 2 उदाहरण हैं वो पेट्रोल है, दूसरा प्राकृतिक गैस। ये जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं।
क्या कभी ऐसा होता है कि दो चुंबकीय रेखाएं हों, वो एक दूसरे को काट सकें? चुंबकीय रेखाएं क्या एक दूसरे को काट सकती हैं? नहीं काट सकती हैं, कभी भी चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। खादिन या ढोरा पद्धति कहां पर प्रचलित है? खादिन या ढोरा पद्धति कहां पर स्थित है? ये पद्धति स्थित है राजस्थान में। भारतवर्ष में मानसून हवाएं कहां से आती हैं? भारत में जो मानसून हवाएं होती हैं वो कहां से आती हैं? भारतवर्ष में जो मानसून हवाएं हैं वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आती हैं। मानसून हवाएं कहां से आती हैं? अरब सागर से आती हैं या फिर बंगाल की खाड़ी से आती हैं? मान लीजिए ये अगर भारत है तो इधर हो गया हमारा अरेबियन सी और इधर हो गया बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। तो ये दोनों ही एरिया समुद्र के तटीय एरिया हैं। यहाँ से मानसूनी हवाएं आती हैं जिनके कारण क्या होती है? वर्षा होती है। तो इस प्रकार हमने लगभग विज्ञान से संबंधित बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया है। अगर आपको लगता है कि ये प्रश्न आपको बेनिफिट करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह अनेक विषयों पर हम लोग छोटी छोटी वीडियोस बनाते रहते हैं, जिससे समय पर आपको वीडियो मिल जाए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि वीडियो जब अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।